अभी आप सुनने वाले हैं किशोर चौधरी लिखित कालू थी उसे पागल हुए हो, ललित अग्रवाल की आवाज में। अमित। रेत ही रेत थी। हाई स्कूल के लंबे चौड़े मैदान में बतूलिए उठते रहते थे। बाल मंदिर स्कूल की तरफ एक खुला मैदान था। रेत के इस मैदान की ओर जाने वाले बड़े खुले भाग के ठीक बीच इकलौता मूत्रालय नजर आता था। इस मूत्रालय के एक तरफ के दो दरवाजों पर हमेशा ताले लगे रहते थे। बाल मंदिर स्कूल की दिशा में बने इस मूत्रालय के पास अनगिनत किस्से थे। उनमें से कुछ बरसों बरस चलने के कारण लोक कथा या किंवदंती बन गए थे। उनमें चिरजीवी अफवाहें भी शामिल थीं। नए सत्र का पहला महीना चल रहा था। सवेरे की पाली में 10 बजे के आसपास भोजनावकाश में एक लड़का मेरी ओर चला आ रहा था। उसकी गणवेश में एक खास किस्म की निडरता थी। उसने कमीज की बाहें मोड़ रखी थीं। उसने पूछा, तुम शेरजी माड़सा के लड़के हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, चलो। हम दोनों कक्षा से चलकर मूत्रालय तक आ गए। इस तरह मैं और अमित पहली बार टकराए। वो खाकी पैंट और सफेद कमीज पहने हुए था। मूत्रालय से निवृत्ति के बाद अमित की नजर बाल मंदिर स्कूल की तरफ थी। उसके पास एक बड़ी कॉपी थी। हम लिखने की हर तरह की पंजिका को कॉपी ही कहते। मूत्रालय जाने से पहले उसने वो कॉपी मुझे दे दी थी। विद्या सामग्री को ऐसी जगहों तक ले जाना अशुभ था। मैंने उस कॉपी के पन्ने देखे। उसमें कविताएं लिखी हुई थीं। मोटे निब के पेन का उपयोग था। शब्दों को जमा जमा कर लिखा गया था। मैंने कहा, तुम कविताएं लिखते हो? अमित की आंखों में जबरदस्त चमक आई। शायद पहली बार स्कूल के किसी लड़के ने उससे इस हुनर के बारे में पूछा था। उसने कहा, बाहर चलते हैं। हम दोनों वहां से भेलीराम का होटल कहलाने वाली चाय की थड़ी पर आ गए। उस पहली मुलाकात में अमित का व्यक्तित्व शेक्सपियर या कीट्स होने, रामधारी सिंह दिनकर, बच्चन और दुष्यंत के होने से भी बड़ा था। उसने अपनी जेब से 3 फोल्ड किए हुए पन्ने निकाले, चाय का ऑर्डर दिया। मैंने अमित से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं डर गया था कि बिना पैसे चाय पीने के बाद चाय वाला जाने क्या सुलूक करेगा। अमित ने कहा, तुम डरो नहीं, मेरे पास पैसे हैं। उस मीटिंग में मुझे मालूम हुआ कि वो पैसे वाला लड़का है, इसलिए कि उसने चाय की थड़ी पर 2 बार चाय का ऑर्डर किया। ये मेरे लिए एक असंभव कार्य था। 2 बार की चाय के बीच उसने मुझे अपनी 3 कविताएं सुनाई। कॉपी में लिखी कविताएं और फाड़े हुए पन्नों की कविता में क्या भेद हो सकता है, मैं ये सोचने लगा। तभी उसने कहा, तुम भी लिखते हो ना? मैंने कहा, हाँ। मैंने अपनी एक कविता पढ़नी शुरू की। उसने मेरी पहली कविता को आधे रास्ते ही रोक दिया। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे मैं नासमझ कविता की तलवार से खुद को ही घायल किए जा रहा था। उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, अच्छी है, मगर अभी और कोशिश करनी चाहिए। ये मेरी कविता का घोर अपमान था। मैं उन सब लोगों को निर्दयी मानता आया हूं जिन्होंने किसी कवि कवित्री को सुनकर कहा कि प्रयास अच्छा है। इस वाक्य में मुझे अहंकार की बू आती है। 12:20 होते ही अमित के पैर बेकाबू होने लगे। वो बम विस्फोट के डर से भाग रहे किसी आदमी की तरह स्कूल की ओर गायब हो गया। कई मुलाकातों के बाद मुझे मालूम हुआ कि मूत्रालय के पार दिखने वाली बाल मंदिर स्कूल की ओर से एक ठंडी हवा का झोंका आता था। स्कूल से निकलकर वो झोंका अग्रवालों की गली के किसी घर में गुम हो जाता था। उस दिन सुनी उसकी पहली 3 कविताएं उसी झोंके के नाम थीं। पहली ही मुलाकात में मेरा कवि होना खारिज कर दिया गया था। बावजूद इसके साल 1985 की उस सुबह ने एक ऐसे दोस्त से मिलवाया जो बरसों बरस धूप की तपिश और बादलों की ठंडी छांव की तरह मेरे मन के सूखे रेगिस्तान में बना रहा। रबातक शिलालेख पर अंकित जानकारी भले ही कुषाणों की पहचान में भ्रम। Sample complete. Ready to continue?